जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जून 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है प्रवीण सिन्हा साहब की। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। तो घाना को यहाँ पर बाहर किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस पत्रकार को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया है पी साईनाथ को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा बैहेतिन हाइड्रो पावर स्टेशन है इसको लॉन्च किया गया। तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश के पीएम स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया। तो ये स्वीडन के हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एमएसएमई प्रेरणा नामक मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया कहाँ से। तो इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो ये बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक काश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इनफ्लक्स के लेखक कौन है। तो इसे लिखा है खेमलता वाखलू ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किसके द्वारा लद्दाख राज्य में लेह लूमा सड़क पर बनाए गए पुल का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने नई फार्मा नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा कर दी है यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि किस राज्य के लेटेकू अंगूर को यूएई के आबू धाबी को निर्यात किया गया। तो ये आपके असम का अंगूर है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो 7th फेज का आपका एग्जाम है उसका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। और जिन भी लोगों ने यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भरा है वह लोग भी अब अपनी तैयारी को यहाँ पर थोड़ा सा और बूस्ट कर दें, क्योंकि आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के बाद में जो यहाँ पर अगला एग्जाम होगा उसकी प्रबल संभावना है कि हमारे ग्रुप डी का एग्जाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी नीचे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी 71 सेट मैं आपके ग्रुप डी के करवा चुका हूँ, जिसमें करंट अफेयर, साइंस के जो PYQ हैं, इसके अलावा जो भी आपके स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। और जो भी करंट अफेयर आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो 3:30 बजे ये क्लास होती है और ये क्लास आपकी कल से हो जाएगी फिर से रिज्यूम। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर कई सारे कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि कोड यूज़ करेंगे आप KV10, तो इससे ना केवल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बल्कि मेरी तरफ से आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में यहाँ पर 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ आपको KV10 कोड पर मिलेगा, तो इसका भी आप लोग लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। रेलवे के लिए भी अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 2 साल के कोर्स की कीमत मात्र 3600 रुपये है और इसमें भी आप 20% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बस आपको यूज करना है कोड KV10। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल होता है हमारे 1 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये दिवस 1 जुलाई को मनाया क्यों जाता है। दरअसल जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ के दूसरे नंबर के CM थे, नाम था उनका यहाँ पर डॉक्टर बिधान चंद्र राय। तो इन्हीं का ये जन्म दिवस होता है और यही इनकी पुण्यतिथि भी है। और डॉक्टरी के जो पेशा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था इनका, इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए हर साल हम लोग 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। अच्छा, आपको याद ये भी रखना है कि 1961 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और 1991 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पहली बार ये दिवस मनाया गया था।
तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्म दिवस और पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का जो रिकॉर्ड है ये किस खिलाड़ी ने बनाया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रिकॉर्ड बना दिया है अभिमन्यु मिश्रा ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि ये हमारे भारत के खिलाड़ी नहीं हैं, ये आपके भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और अमेरिका देश की तरफ से ये खेलते हैं। याद आपको ये भी रखना है कि इससे पहले जो सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड था वो यूक्रेन के सर्जे कर्जेकिन के नाम पर था। इन्होंने 12 साल और 7 महीने की आयु में ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड बनाया था और अब इनके रिकॉर्ड को अभिमन्यु मिश्रा ने तोड़ दिया है। अभिमन्यु मिश्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गोलू मोलू से हैं और इन्होंने 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की आयु में यहाँ पर सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश नाम है। हमारे देश के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद और महिलाओं में कौन पहली हैं उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है जिसका नाम है मुंबई समाचार, ये आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये शुरू हुआ था 1822 में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो 1 जुलाई 1822 को गुजराती भाषा में इस समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था। अच्छा, शुरू किसने किया था? तो नाम भी आप ध्यान रखिएगा, पारसी भाषा के हमारे एक विद्वान थे, नाम था इनका फरदून जी मुराजबान। क्या नाम था? फरदून जी मुराजबान के द्वारा 1822 में इसको शुरू किया गया था और अभी 1 जुलाई के दिन इस समाचार पत्र ने अपनी स्थापना के 200 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारे देश का ये सबसे प्राचीन समाचार पत्र है और ध्यान रखिएगा इस समाचार पत्र का जो हेडक्वार्टर है वह आपको मिल जाएगा मुंबई में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, CBT 1 में इसके बारे में आपसे पूछा भी गया था। तो अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे देश का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है उसका नाम है बॉम्बे समाचार, जिसे हम लोग वर्तमान में मुंबई समाचार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी जो हमारी दीदी हैं यानी कि ममता दीदी, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको उच्च शिक्षा लेनी है, चाहे आप वह भारत में लेना चाहें या आप उसे विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में लेना चाहें, तो उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यहाँ पर इस ऋण की खास बात क्या है कि आपको 15 वर्षों के अंतराल में इसको चुकाना होगा, यानी कि 15 साल का आपको टाइम मिलेगा जिसके अंदर आपको इस ऋण को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब ये विद्यार्थियों के लिए है, तो 40 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो लोग हैं वे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। क्राइटेरिया इसमें फिक्स की गई है कि आपकी जो आयु है वह 40 वर्ष से कम यहाँ पर होनी चाहिए। तो CM ममता दीदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के कवि राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे उड़िया भाषा के एक कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार की। तो ध्यान रखिएगा एक हमारा ट्रस्ट है जो कि 1992 में बना था। नाम क्या था इस ट्रस्ट का? तो इसका नाम था राष्ट्र कवि कुवेंपु ट्रस्ट। तो इसी के द्वारा वर्ष 2013 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अच्छा, किसको मिलता है ये पुरस्कार? तो हमारे ऐसे कवि या फिर हमारे ऐसे लेखक जिन्होंने भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में एक विशेष योगदान दिया होता है उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो इस साल ये पुरस्कार मिला है राजेंद्र कुमार पांडा को और ये हमारे उड़िया भाषा के राइटर हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 6 माह में राजधानियों के बदलने की जो परंपरा है इसको कर दिया है समाप्त? तो किसने किया है? जम्मू कश्मीर राज्य ने इसको समाप्त किया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये थोड़ा मामला क्या है इसको आइए समझ लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हमारे राजा थे इनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1872 में ये प्रावधान किया गया कि जो यहाँ पर राजधानी होगी वह आपकी होगी 2, यानी कि
विंटर के महीने में राजधानी जो होगी वह आपकी हो जाएगी जम्मू में, और समर में आपकी जो कैपिटल होगी ये हो जाएगी श्रीनगर। अब यहाँ पर होता क्या था, देखिए मान लीजिए कि जम्मू में कैपिटल है और अब कैपिटल को शिफ्ट करना है श्रीनगर, तो जितने भी यहाँ पर कागजात वगैरह होते थे, जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते थे, जो आपके अधिकारी होते थे, उन सभी को जम्मू से जाना होता था श्रीनगर। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का या फिर जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जो किराया वगैरह दिया जाता था, इसमें हर साल सरकार के 200 करोड़ रुपए हो जाते थे खर्च। तो अब यहाँ ने सरकार ने ये कहा है कि जम्मू में भी राजधानी होगी और आपके श्रीनगर में भी राजधानी होगी, कर्मचारी वहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, और ये सारे मिल करके यहाँ पर दोनों स्थानों से जो भी कार्य होंगे उनको पूरी तरीके से संचालित करेंगे। तो इस परंपरा को यहाँ पर अब समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो ट्रक भर भर के यहाँ पर फाइलें वगैरह जाती थी वह अब आपकी एक जगह पर फिक्स रहेंगी। अच्छा, इसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता था। तो 1872 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो हम इसमें रहे 10वें स्थान पर। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब रिपोर्ट के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की जो हमारी एक विशेष एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को किया गया है जारी। तो पिछले साल हम लोग थे, यानी कि जब ये आखिरी बार रिपोर्ट आई थी 2018 में, तो उस समय हम लोग थे 47वें स्थान पे, और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं 10वें स्थान पर। अमेरिका आपके पहले पे है, यूके और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं, और एस्टोनिया यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। तो याद रखेंगे हमारा देश इसमें है 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य में एशिया का जो सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका जो उद्घाटन है अभी आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये हाई स्पीड ट्रैक है क्या, तो ये एक प्रकार का हमारा रोड है जिसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो नाम इसका है नेट्रैक्स, और जो हमारे भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्री हैं यानी कि प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए ये आपकी उत्तम क्वालिटी से बनाई गई रोड है। तो इसके ऊपर 2 पहिया वाहन से लेकर के जो भी हमारे भारी वाहन होंगे उनके उच्च गति को मेजर किया जा सकता है। ईंधन की खपत कितनी होती है इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। किस प्रकार से इस प्रकार के रोड पर लेन परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। तो इसी के लिए इसका निर्माण हुआ है, और ये हमारे एशिया का सबसे लंबा है। दुनिया का ये सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा 5वां यहाँ पर हाई स्पीड ट्रैक है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो 11.3 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के T20 पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब BCCI ने ये कहा है कि हम इसका जो आयोजन है वो करवाएंगे UAE में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि 2020 में भी पुरुषों का T20 विश्व कप होना था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आपका पोस्टपोन हो गया था। तो वो अब होगा ऑस्ट्रेलिया में 2022 में। 2021 वाला जो है ये आपका पहले से ही भारत में प्रस्तावित था, लेकिन BCCI ने अब ये कहा है कि कोविड के कारण इसका आयोजन होगा UAE में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो इसकी जो आधारशिला है वह रखी गई है लखनऊ में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब अभी आप सभी को ये पता होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य के आए हुए थे दौरे पर। तो उसी दौरान लखनऊ में इनके द्वारा जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र है इसकी आधारशिला रखी गई है। तो इसके अंतर्गत 45 करोड़ की लागत से एक शोध केंद्र बनेगा। इसके अलावा 25 फीट की ऊंची हमारे अंबेडकर साहब की एक प्रतिमा बनेगी, और यहाँ पर इनसे जुड़े हुए संग्रहालय वगैरह का निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये बन रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में डोप टेस्ट के कारण प्रतिबंधित किए जाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी। तो नाम इनका है अंशुला राव। क्या नाम है, अंशुला राव इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको याद ये रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य की ये एक ऑलराउंडर हैं, और अभी इनका जो टॉप टेस्ट हुआ है उसमें ये पॉजिटिव पाई गई। वैसे ये देख तो रही हैं लड़की की तरह से, तो ये पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण यहाँ पर इनको 4 सालों के लिए
नाडा के द्वारा कर दिया गया है प्रतिबंधित। तो इस प्रकार से पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं हमारे देश की जिनको यहाँ पर डोप टेस्ट के कारण किया गया है प्रतिबंधित। नाडा की बात करते हैं तो 24 नवंबर 2005 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और नवीन अग्रवाल इसके हैं CEO। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि लगातार ये नए कीर्तिमान बनाती जा रही हैं। हमारी महिला टीम की ये खिलाड़ी हैं और इनकी एज इस समय मात्र है 17 साल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अभी इन्होंने 17 साल और 150 दिन की उम्र में क्रिकेट के जो 3 प्रारूप होते हैं यानी कि T20, ODI और टेस्ट, इनमें डेब्यू करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और भारत की ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है या दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया हुआ है, तो इनका नाम है मुजीबुर रहमान। आप सभी को पता होगा, एक स्पिन गेंदबाज हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने 17 वर्ष 78 दिन की आयु में क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप हैं इनमें कर दिया था डेब्यू। तो शेफाली वर्मा का नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो हम इसमें रहे हैं 20वें स्थान पर। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये रिपोर्ट आपका है क्या? देखिए, अभी जो स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक संस्था है उसने 100 देशों के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया है। यानी कि जो भी हमारे नए कंपनियां खुलती हैं या नए हमारे बिजनेस वगैरह शुरू होते हैं उन्हीं को यहाँ पर स्टार्टअप कहा जाता है। तो इसमें हम लोग हैं 20वें स्थान पे, अमेरिका पहले, यूके दूसरे और इजराइल रहा है तीसरे स्थान पर। अच्छा, शहरों की सूची भी यहाँ पर जारी की गई है। तो शहरों में जो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को बे है ये रहा है पहले स्थान पर। और अपने देश से बात करते हैं तो हमारे देश से बेंगलुरु यहाँ पर रहा है 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में ISSF विश्व कप 2021 में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब याद आपको ये रखना है कि जो ISSF विश्व कप है ये अभी आपके नई दिल्ली में भी आयोजित हुआ था जिसमें हम लोगों ने 15 स्वर्ण सहित टोटल जीते थे 32 मेडल। और इस समय जो इसका आयोजन है वो आपके क्रोएशिया के ओसीजेक में किया जा रहा है। तो राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जीत लिया है यहाँ पर गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे अभी लिखा है R.V. रविंद्रन ने। किसने? R.V. रविंद्रन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पुस्तक के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं नाम इनका है N.V. रमन्ना साहब। इनके द्वारा इस पुस्तक का किया गया है विमोचन। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस नदी बेसिन की ग्लेशियल एटलस को जारी किया गया? तो ये जो ग्लेशियल एटलस है ये आपकी गंगा नदी का जारी हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये ग्लेशियल एटलस है क्या? तो दरअसल जो हमारे यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, उसके द्वारा यहाँ पर जो गंगा नदी के बेसिन में हमारी ग्लेशियल झीलें हुआ करती थीं उनका यहाँ पर एक एटलस जारी किया गया है। अब इस एटलस का फ़ायदा क्या है? तो इसके माध्यम से जो भी हमारी आपदाएं आती हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो भी जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर चेंज वगैरह हुए हैं उनके बारे में भी पता लगाया जाएगा। तो जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन के लिए इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो ये हैं आपके अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब इनका नाम आपको याद ही रखना है और चर्चा में क्यों आए? क्योंकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो इनका कार्यकाल है वो 1 साल के लिए दिया गया है बढ़ा। नीति आयोग के बारे में भी ध्यान रखिएगा। देखिए, नीति आपका एक एक्रोनेम है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष इसके PM होते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार।
तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, 1 जनवरी का जो करंट अफेयर था वो आपका नहीं आया था, तो वहाँ पर जो भी आपके प्रश्न छूटे हुए हैं उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि फ्रेंच ओपन 2021 के जो महिला एकल का खिताब है इसको किसने जीता है, तो इसे जीता है यहाँ पर बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने इसको जीता है। अगला प्रश्न था कि UEFA 2021 चैंपियंस लीग का विजेता कौन रहा है, तो इसका विजेता रहा है चेल्सी फुटबॉल क्लब। अगला प्रश्न था कि IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे, तो इनका यहाँ पर नाम है क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, तो ये सबसे महंगे रहे हैं। और आखिरी प्रश्न था कि 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है, तो इस टीम का नाम है यहाँ पर पाकिस्तान। इसने फरवरी महीने में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके अपना 100वां T20 इंटरनेशनल मैच जीता था। अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। दूसरा प्रश्न है कि भारत का जो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपकी रही थी। चौथा प्रश्न है कि गैलापागोस द्वीप आपको कहां पर देखने को मिलेगा। और आखिरी प्रश्न है कि भारत का जो सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा प्लांट है ये कौन सा है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।